हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे ज्ञानी ग्रुप एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, न्यू अपॉइंटमेंट्स की बात की 2025-26 की, जिसमें अपन ने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी पढ़े थे, लेकिन सारे हमने कवर नहीं किए थे। तो अपन आज अनुच्छेद जो है अपने भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो चाहे आप एसएससी अभी जो आ रहा है, सीएचएसएल आ रहा है, जिसकी नोटिफिकेशन आ गई है, जीडी जिसका एग्जाम चालू होने वाला है, चालू हो गया है, चालू होने वाला एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या है, बनते यहाँ पे लैब स्टेट हो गया राजस्थान का, पटवार हो गया, एलडीसी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन क्या है, हर एग्जाम में क्या होते हैं, बनते हैं। तो बिना किसी देरी की आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करूं मैं, सबसे पहले जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं आपकी किसकी बात कर रहा हूँ, भारतीय संविधान के भाग की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, भारतीय संविधान के भाग की बात कर रहा हूँ। तो पहले अपन बात करेंगे भाग की। तो सारे भाग पढ़ने के बाद अपन किस पे आएंगे, अपन अनुच्छेद के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर आएंगे दोस्तों, अपन अनुच्छेद के ऊपर आएंगे। समझ गए बात को। अब देखो भाग पहला किसकी व्याख्या कर रहा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मैं बात करूं भाग सेकंड की, तो वो बात करता है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। किसकी बात कर रहा है वो, नागरिकता यानी क्या होता है, सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है। उसके बाद बात करूं भाग थर्ड कौन सा है, मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार क्या है उसकी बात करते हैं। फिर भाग फोर्थ में क्या है, निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, यानी क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी। उसके बाद मैं बात करूं 4A मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, एग्जाम्स में बनते हैं। मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में इसका वर्णन है, संघ का वर्णन है। भाग 6 में किसका वर्णन है, राज्य का। और भाग 7 क्या हो गया था, ये आपका संविधान संशोधन अधिनियम 7वें 1956 द्वारा क्या किया था, प्रथम अनुसूची के भाग बी की तरह राज्य निरस्त इसको कर दिया गया था। देखो यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, भाग नंबर 8 की बात कर रहे हैं, जिसपे अपन ने रखा है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। किसकी बात की है अपन यहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज की बात की है भाग नंबर 8 में। भाग नंबर 9 में बात करूं तो पंचायत है। भाग में जो पंचायत होती है जिसको अपन पंचायत बोलते हैं, वो कौन से है, भाग नंबर 9 में है। अब इसके अंदर अनुच्छेद कौन से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, अपन बात करेंगे, अनुच्छेद के अंदर बात करेंगे। भाग 9A में क्या आती है, नगर पालिका आती है। 8 में क्या है, पंचायत। 9 में क्या है, 9A में क्या है, नगर पालिका। 9 में क्या है, पंचायत। 9A में क्या है, नगर पालिका। और 9B में क्या है, सहकारी समितियां। 9B में क्या है, सहकारी समितियां। भाग 10 की बात करूं तो क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में दिया गया है, भाग नंबर 10 में। भाग 11 की बात करूं तो क्या है, संघ और उनके राष्ट्र के बीच में संबंध। संघ और उनके राज्य के बीच में क्या होना चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए, इसका वर्णन किसमें है, भाग नंबर 11 के अंदर इसका वर्णन है। उसके बाद बात करेंगे हम भाग 12, इसके अंदर क्या क्या है, वित्त, संपत्ति, अनुबंधन और मुकदमे। इसके बारे का वर्णन किसमें है आपका, भाग नंबर 12 में। भाग 13 में क्या है, भारत की राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवा, यहां से भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर भाग 14A में क्या है, न्यायाधिकरण। क्या है, न्यायाधिकरण। भाग नंबर 15 निर्वाचन, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग नंबर 17 में क्या है, राजभाषा। क्या है, राजभाषा, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे एग्जाम में बनते हैं। भाग नंबर 18 क्या है, आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी। किसकी बात की गई है, इमरजेंसी की बात की गई है, किसके अंदर, भाग नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग नंबर 19 में क्या है, विविध है। भाग नंबर 20 किसकी बात करता है, भाग नंबर 20 संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन की बात करता है। ये इतने इंपॉर्टेंट दोनों भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला भाग अपन ने क्या पढ़ा था, संघ और उसके क्षेत्र की बात की थी। इसके अंदर पहला अनुच्छेद कौन सा है आपका, पहला अनुच्छेद कौन सा है आपका, अनुच्छेद नंबर 1 मतलब संघ का नाम और क्षेत्र। अब देखो हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट और थर्ड में। देखो एक बार पढ़ो, फर्स्ट क्या है, संघ का नाम और उसके क्षेत्र, और थर्ड में क्या है, नए राज्यों का गठन
तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन। अब देखो फर्स्ट में तो क्या है, संघ का नाम और क्षेत्र के वर्णन है, लेकिन थर्ड में क्या है, और मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 2। देखो थर्ड में क्या है, नए राज्यों का गठन। जैसे कोई नया राज्य बना, किसी राज्य से टूट के नया राज्य बना, या पाकिस्तान से अपन ने कोई नया राज्य अपन ने बनाया, जो सपोज पाकिस्तान में जो अपना है कुछ जैसे अपन ने वहां पे कोई भी एक जो राज्य है उसका किसी उस पर क्या कर लिया अपन ने, अधिकार जमा लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया अपन, उसको क्या कर दिया अपन ने भारत के अंदर मिला लिया, तो वो क्या हो जाएगा, नए राज्यों का गठन हो जाएगा। तो वो किसके अंदर आएगा, भाग नंबर थर्ड में। तथा विद्यमान राज्यों के, और ऑलरेडी जो राज्य है राजस्थान, यूपी, बिहार जो राज्य है उनके क्षेत्रों में अपन को परिवर्तन करते हैं, उनकी सीमाओं में कोई परिवर्तन करते हैं, उनके नामों में कोई परिवर्तन करते हैं, तो वो सब किसके अंदर आएगा, भाग नंबर थर्ड के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा दोस्तों, भाग नंबर थर्ड के अंदर आएगा। अगला भाग कौन सा हो गया, अनुच्छेद नंबर थर्ड में आएगा भाग नंबर सेकंड, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। नागरिकता यानी क्या होता है आपका, सिटीजनशिप। क्या होता है, सिटीजनशिप। अनुच्छेद नंबर 10 क्या बोल रहा है, नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता, मतलब अधिक नागरिकता के अधिकार क्या है, उसकी निरंतरता होनी चाहिए। किसका बात कर रहा है, अनुच्छेद नंबर 10 के अंदर बात कर रहा है। अनुच्छेद 11 के अंदर किसकी बात कर रहा है, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को क्या करेगी, विनियमित करेगी। ये इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद नंबर 11 में इसका वर्णन है। अगली बात करूं मैं, अभी जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं, भाग नंबर थर्ड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, भाग थर्ड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, भाग थर्ड यानी मौलिक अधिकार। भाग थर्ड यानी मौलिक अधिकार। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है, सबसे इंपोर्टेंट ये है कि भारत के संविधान में 7 मूलभूत अधिकार दिए गए थे। मेन जो भारतीय संविधान था उसके अंदर मूलभूत में कितने दिए गए थे, 7 क्या दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे। अब केवल कितने बचे हैं, 6। कितने बचे हैं, 6। तो एक कौन सा, मैं बात करूं कौन सा, तो कानून अपना ये संपत्ति का अधिकार। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। इसको क्या किया था, 44वां संविधान संशोधन। देखो यहाँ पे 1978 के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको क्या किया, जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार जो था उसको क्या किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो किया गया उसके द्वारा अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया, वहां से हटाकर किस पे डाल दिया, उसको भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत क्या कर दिया, उन्होंने डाल दिया। कौन से भाग 12 में 301 के तहत क्या बना दिया, इसको कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार हटा के 301 नया अनुच्छेद बना के इसको क्या बना दिया, भाग नंबर 12 में कानूनी अधिकार बना दिया। किसको, संपत्ति के अधिकार को। तो अब कितने रहे, केवल 6 रहे। पहले कितने थे, मूलभूत अधिकार 7 थे, इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन अब क्या कर दिया, 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो 31st अनुच्छेद नंबर 31 के अंदर जो था आपका संपत्ति का अधिकार, उसको वहां से हटाकर क्या कहा डाल दिया, उसको कानूनी अधिकार का दर्जा देकर एक नया अनुच्छेद बनाया जिसको बोलते हैं 300A। क्या बोलते हैं, 300A। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 44th। कब हुआ था सर, 1978। कब हुआ था, 1978। कौन सा नंबर का हुआ था, 44th नंबर का। उसको कहा डाल दिया, 300A का नया बनाकर अनुच्छेद बनाकर कानून का अधिकार के रूप में उनको डाल दिया। समझ गए। अब देखो अगला कौन सा है, समानता का अधिकार। कौन सा है अगला, समानता के अधिकार। किसके हैं ये सब, मौलिक अधिकार है। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा हो गया, समानता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर कौन से कहां से कहां तक, 14 से 18। कहां से कहां तक, 14 से 18। अगला अनुच्छेद जो है इंपोर्टेंट वो कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 14। क्या बोल रहा है उसमें, कानून के समक्ष समानता। क्या बोल रहा है, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के ऊपर जो है वो सभी लोग कैसे हैं, बिल्कुल समान है। क्या बोल रहा है कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, हमारे समानता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। खेल भेदभाव होती है वो अलग बात है, लेकिन संविधान में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग क्या है, समान है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 15 क्या बोल रहा है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया गया, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 15 में दिया गया है कि किसी के धर्म, किसी के नस्ल, किसी के जन्म स्थान, किसी के लिंग के आधार पर क्या होगा, भारतीय नागरिकता में या भारतीय संविधान में क्या होगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है, आपका अनुच्छेद नंबर 15 बोल रहा है। कौन बोल रहा है, अनुच्छेद नंबर 15 बोल रहा है। अगला कौन सा है,
अनुच्छेद नंबर 16 कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 16 क्या बोल रहा है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, मतलब जो रोजगार है, सार्वजनिक जो रोजगार है उसमें क्या है, सबको अवसर की क्या है, समानता मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कोई एसटी से है या कोई ओबीसी से है या कोई लिंग, कोई औरत है या कोई आदमी है या उसका जन्मस्थल कहीं और हुआ है या उसका जन्मस्थल राजस्थान में हुआ है या यूपी में हुआ है या बिहार में हुआ है तो उसको क्या करे, भेदभाव करे, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 16 के तहत कि किसी के ऊपर भी अपन रोजगार का क्या कर सकते हैं, किसी के लिंग, किसी के नस्ल, किसी के जन्मस्थल पर क्या कर सकते हैं, अपन अवसर को भेदभाव नहीं कर सकते। सभी लोग क्या है, अवसर में समानता है रोजगार के अवसर में। अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 17 क्या बोलता है, तो बोलता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि अनटचेबिलिटी का अंत, मतलब कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए, तो पहले हम जानते हैं कि काले गोरे में क्या करते थे, छुआछूत करते थे कि भाई तू निचली जात का है, तू मुझे नहीं छुएगा, तू निचली जात का है, मैं तेरे घर में पानी नहीं पीऊंगा, ये तो क्या छुआछूत होती थी। तो वो छुआछूत का अंत किसमें दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 17 में दिया गया है। मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 18, तो अनुच्छेद नंबर 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। क्या है, उपाधियों का अंत, मतलब कौन सी उपाधि, तो अपन बोलते थे सर विलियम जैक्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अपन क्या लॉर्ड लगा देते, सर लगा देते, तो जो उपाधियां होती थी नाम के पहले, उन सबका क्या कर दिया उन्होंने, अंत कर दिया। तो क्या कर दिया, उपाधियों का उन्मूलन कर दिया, किसके अंदर, अनुच्छेद 18 के अंदर। समझ गए बात को? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद कौन से, समानता के अधिकार में आपको याद होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। आगे बढ़े हम, आगे कौन सा है, आगे है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन से आर्टिकल 19 से 22, कौन से है 19 से 22, कौन से है 19 से 22। अब देखो 19 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 19 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देता है, जो इस प्रकार है। कितनी गारंटी देता है, 6 गारंटी। कई बार क्वेश्चन सीधा आता है कि अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में कितने अधिकारों की गारंटी देता है, 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आपका, अनुच्छेद क्या हो जाएगा 6, क्या है 6 अधिकारों क्या करती है, गारंटी देता है। प्रॉपर 6 मैं सब में बोलो। सबसे पहला कौन सा है, बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, मतलब हम और आप जो बोलते हैं और अभी जो अभिव्यक्ति जो प्रकट करते हैं उसकी क्या है, हमें भारतीय संविधान में स्वतंत्रता है, हम कर सकते हैं अभिव्यक्ति, हमारी जो अभिव्यक्ति हो क्या कर सकते हैं, हम पेश कर सकते हैं, और हम क्या कर, हम जो मर्जी है हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ये किसमें है, 19 नंबर 19 क्लोज ए में है। 19 क्लोज बी में क्या है, शांतिपूर्वक और बिना हथियार को इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, मतलब हम भारतीय किसी भी भारत में किसी भी कोने में जाकर हम बिना हथियार के और शांतिपूर्वक क्या हो सकते हैं, हम मिल सकते हैं। जैसे आप हो तो आप 5-10 लोग इकट्ठे हुए, आपके 5-10 दोस्त जो है इकट्ठे हुए, तो आप इकट्ठे हो सकते हो, आप घूम सकते हो, साथ में बैठ सकते हो, साथ में मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, लेकिन कैसे, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के। ये हमें क्या है, स्वतंत्रता है। कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 प्लस बी के तहत। अनुच्छेद नंबर 19 प्लस सी में क्या है, संघ बनाना या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। आप कुछ लोग हो, आपकी है, हमको एक संघ बनाना है, कोई यूनियन बनाना है, तो भी भारत सरकार के तहत आपको क्या है, स्वतंत्रता है 19 क्लॉज सी के तहत। 19 क्लॉज डी के तहत क्या है, भारत की पूरी भूमि पे स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। मतलब आपको यूं है कि मुझे भारत में किसी भी कोने में घूमना है, मुझे चाहे केरला जाना है, चाहे उत्तराखंड जाना है, चाहे आपको जम्मू कश्मीर जाना है, चाहे आपको ओडिशा जाना है, असम जाना है, कहीं भी जाना है, तो क्या कर सकते हो, स्वतंत्रता पूर्वक अपने पूरे भारत देश में क्या कर सकते हो, आराम से अपन भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये कौन बताता है किसी स्वतंत्रता है, 19 प्लस डी की अंदर क्या है, घूमने और पूरी भूमि में स्वतंत्र घूमने की क्या है, हमको स्वतंत्रता है। ये की बात करूं तो भारत की भूमि के किसी भी हिस्से में निवास करने की, मतलब कहीं भी रहने की, कहीं भी बसने की क्या है, हमको स्वतंत्रता है। उसके बाद में बात करूं जी की, तो किसी भी पेशे, किसी भी व्यवसाय, व्यापार और कारोबार करने की हमको क्या है, क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है, हमको स्वतंत्रता है, किसके तहत, 19 जी के तहत। समझ गए बात को, समझ गए। तो ये क्या है, हमारी स्वतंत्रता है। 19 नंबर ए की कितने अधिकार है, 6 अधिकार है। अगला अनुच्छेद नंबर 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हमारे जीवन जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर क्या है, तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण, मतलब कुछ मामलों में क्या गिरफ्तारी होती है हमारी, तो क्या है कि भाई फीमेल है, फीमेल को 6 बजे बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते, कोई मेल है तो उसको क्या है 12 या 24 घंटों के अंदर कोर्ट में पेश करना है, उसके बाद में उसको हिरासत में लेने के लिए, अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट जरूरी होना चाहिए। ये सारी बात किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 22 में। किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 22 के अंदर। अगला कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी तक हम मौलिक अधिकार ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, मौलिक अधिकार ही पढ़ रहे हैं अभी तक।
ऐसा नहीं फ्रीज में पानी बोतल दे लिया वो उसमें। ठीक है, शोषण के अधिकार में पहला कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 23, मतलब मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। मतलब कि पहले के जमाने में क्या होता था कि मानव की तस्करी होती थी, अभी भी होती है लेकिन पहले क्या होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। पहले क्या करते थे, घर में खाने के लिए अनाज नहीं होता था, घर में किसान की क्या हो जाती थी, खेती बर्बाद हो जाती थी। उस समय क्या थे, खेती ही मेन सोर्स ऑफ इनकम थी, तो खेती बर्बाद हो जाती थी, बारिश ज्यादा हो जाती है या बारिश नहीं होती है, तूफान आ जाता है, कीट पतंगे फसल खा जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, खाने पीने के क्या हो जाते हैं, उनके फायदे हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, मानव तस्करी करते हैं। घर पे 4 बेटे थे, एक बच्चे को बेच दिया, मानव की तस्करी करते हैं, उसके बदले उनको क्या मिलते, पैसे मिलते थे, जिससे वो अपना घर का क्या करते थे, गुजारा करते थे। या किसी बच्चों से क्या करते थे, अंग्रेज जबरन श्रम करते थे, आज भी कराते हैं, कई कई बच्चों से क्या होता है, जबरन श्रम कराते हैं। तो उस पर क्या है, प्रतिबंध है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 23 के तहत। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद नंबर 33 क्या है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर क्या है, उनका प्रतिबंध है। समझे समझे बोलो, समझ गए? आगे क्या है, अनुच्छेद नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि कारखानों और खानों में बच्चों, कौन से बच्चों, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके रोजगार पर क्या है, प्रतिबंध है। कहना क्या मतलब, कोई कारखाना है, कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्रीज है, तो उसमें क्या है, 14 वर्ष, कितने वर्ष बेटा, 14 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनको आप क्या कर सकते हो, रोजगार नहीं करा सकते, उनको क्या कर सकते हो, रोजगार नहीं कर सकते हो। ये किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर दिया गया आपका है। समझे नहीं समझे बोलो। अगला कौन सा हो गया आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद में क्या हो गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा हो गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब अनुच्छेद 25 में यह बोल रहा है कि आपको लगता है कि हमें हिंदू धर्म से है, हमें हिंदू धर्म का प्रचार करना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्वतंत्र पूर्वक क्या कर सकते हो, हिंदू का क्या कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। इसकी स्वतंत्रता किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 25 यानी धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब कोई धार्मिक, यदि आपके मुंह बोल रहा हूं, कोई सभाएं हो रही है, कोई भगवत कथाएं हो रही है, तो उसमें क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो। धार्मिक मामलों में क्या है, प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 27 क्या बोल रहा है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर का भुगतान करने की स्वतंत्रता। मतलब किसी धर्म के लिए क्या कर सकते हो, प्रचार के लिए क्या कर सकते हो, करों का भुगतान कर सकते हो। क्या कर सकते हो, करों का टैक्स भुगतान कर सकते हो, पैसा आप दे सकते हो, उसकी क्या है, हमें स्वतंत्रता है। अनुच्छेद नंबर 28 क्या बोल रहा है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने में मुक्ति। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने में क्या मुक्ति है, ये कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 28 है। कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 28 है। उसके बाद में कौन सा हो गया, सबसे लास्ट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन सा है, 29 और 30। कौन से सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। 29 में क्या बोल रहा है, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज के हितों का संरक्षण। मतलब जो माइनॉरिटीज है भारत में, जो माइनॉरिटीज मतलब क्या, कुछ ऐसी जनजातियां या ऐसी जातियां जो क्या है, बहुत कम रह गई है, उसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज बोलते हैं। तो उनके हितों का संरक्षण, मतलब उनको क्या करेंगे अपन, एक अच्छी जॉब देंगे, उनको एक अच्छा घर बार देंगे, अच्छी जॉब देंगे, ताकि वो अपना क्या है, अपना कल्चर सही करे, तो क्या है, उनकी पॉपुलेशन बढ़े और माइनॉरिटी से वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। उनके हितों को क्या करना है, अपन को संरक्षण करना है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 30 क्या बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान, मैंने बताया आपको कि इनको पढ़ाना लिखाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको शैक्षणिक संस्थाओं की क्या करनी पड़ेगी, स्थापना करनी पड़ेगी, और उनको क्या करेगा, प्रशासन का अधिकार देना पड़ेगा। ये क्या है, 29 अनुच्छेद नंबर 30 के अंदर इसकी व्याख्या है। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बोलो, आ रहा नहीं आ रहा बोलो, समझ गए? अब देखो, सामुदायिक उपचार का अधिकार। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में, देखो इसके बाद में कौन सा था, 31 ये था, हमने देखा था यहाँ पे, देखो मेरे पास में यहाँ पे, देखो
अनुच्छेद नंबर 31 में क्या था? 30 के बाद में 31 में क्या था? बोलो मेरे साथ साथ में क्या था? तो संपत्ति का अधिकार। किसका अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। समझे? इसको क्या किया आपने? क्या किया? कौन सा अनुच्छेद के अंदर था? 31 में था। इसको क्या किया? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन के तहत, जो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में होता, उसके तहत 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको वहां से हटाकर इसको कहां डाल दिया? कहां डाल दिया? भाग नंबर 12 के अनुच्छेद 300A में क्या कर दिया? उसको डाल दिया। समझे नहीं समझे? बोलो। किसको? अनुच्छेद 30 के बाद में क्या आता? 31 आता है। इसमें क्या था? पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या किया? 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया? क्योंकि 1978 में होता, क्या किया? इसको यहां से हटाकर कहां डाल दिया? भाग 12 में 300A अनुच्छेद में डाल दिया। कौन सा? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया इसको? कानूनी अधिकार बना दिया। समझे बोलो? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप देखो यहां पे अनुच्छेद नंबर 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत क्या लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट रहता है, क्या रहता है? जो सुप्रीम कोर्ट रहता है वो 5 प्रकार की क्या जारी करता है? रीट जारी करता है। क्या जारी करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ये 5 प्रकार की जो रीट्स होती है वो आपको क्या है? याद होनी चाहिए। क्या है? आपको याद होनी चाहिए 5 प्रकार की रीट्स। समझ गए? अब देखो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होती है अनुच्छेद 32 के तहत? कि सुप्रीम कोर्ट जो है अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश या 5 प्रकार की क्या जारी करता है? रीट जारी कर सकता है। अब देखो यहाँ पे वापस आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। देखो क्या लिखा है कि आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान क्या लिखा है? आपातकाल के समय इसे निलंबित किया जा सकता है। किसे? इसे। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है दोस्तों? निलंबित किया जा सकता है। लेकिन केवल किसको किसको? 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर, इनको छोड़कर सारे अधिकारों को क्या कर सकता है? निलंबित किया जा सकता है इमरजेंसी के तहत, आपातकालीन के तहत। लेकिन क्या है? 20 और 21 ऐसा अनुच्छेद है जिसको क्या कह सकता है? आपातकाल के दौरान भी इनको क्या करते हैं? निलंबित नहीं कर सकते हैं। अब देखो 5 प्रकार की रीट जारी करनी है, जो जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं और याद रखना क्यों जरूरी है? देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो क्वेश्चन ऐसा सीधा सीधा आ जाता है कि निम्न में से एक रीट का प्रकार नहीं है। इसमें 4 दे देगा आपको, ये 3 दे देगा और एक कोई और दे देगा, तो आपको क्या करना है? ये नहीं है बताना है। दूसरा क्या करना है आपको? दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है आपका? दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये दे देगा और सामने ये दे देगा, तो क्या करनी पड़ेगी? मैच द फॉलोइंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मैच द फॉलोइंग करनी पड़ेगी। तो वो क्या है? याद रखना है रीट के बारे में। अब देखो एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं अपन हैबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हैबियस कॉर्पस। इसमें क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को क्या करना? रिहा करना। मतलब अवैध रूप से जिसको अपन ने क्या किया? अरेस्ट किया है, क्या किया? हिरासत में लिया, इसको क्या है? रिहा करना। इसकी बात किसमें की गई है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में की गई है। किसकी बात की गई है? इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की गई है। ये क्या है? एक प्रकार की क्या है? रीट है, जो कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद नंबर 32 के तहत क्या करता है? वो क्या करता है? रीट जारी करता है। अगला कौन सा हो गया? परमादेश। कौन सा हो गया? परमादेश मतलब क्या? सार्वजनिक अधिकारी को उनका कर्तव्य निभाने का क्या है?
आदेश दिया जाता है। मतलब सार्वजनिक जो अधिकारी होते हैं, उनको क्या है, उनका आदेश क्या होता है, उनको उनको काम करने के लिए, उनका कर्तव्य निभाने के लिए क्या करता है, उनको क्या करते हैं, आदेश दिए जाते हैं। उसके बाद में रीट नंबर 3 क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब क्या, निचली अदालत को क्षेत्राधिकार से बाहर काम करने से रोकना। मतलब कि मैं बात करूं, मैं राजस्थान की बात करूं, तो यहाँ का यदि डूंगरपुर का कोई भी जिले का जो कोई भी केस है, तो जिला का जो कोर्ट है वो संबल है, तो जिले के बाहर के कोई यदि कोई केस है, तो वो जिला जो जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो क्या करेगी, उसको वहां पे काम नहीं करेगी, या उस केस के अंदर वो क्या है, दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो क्या दिया गया है कि निचली अदालत जो होती है, आपकी अदालत जो होती है निचली अदालत, उसको उसके क्षेत्रीय अधिकार में ही काम करना है, उससे बाहर काम करने से क्या करना है, अपन को रोकना है। ये कौन सी रीट है, कौन सी है, प्रतिषेध मतलब कि प्रोहिबिशन। कौन सी है, प्रोहिबिशन। उसके बाद में चौथी बात करूं तो उत्प्रेषण यानी सेंट्रीफ्यूगरी। इसमें क्या है, निचली अदालत से मामला सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करना या आदेश रद्द करना। अब इसमें तो क्या है, काम करने से रोकना। और सपोज इसमें किसी को कोई सजा हुई, ठीक है, तो सजा को या तो आप इधर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आदेश को रद्द भी कर सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निचली अदालत के मामला सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करना या आदेश रद्द करना। या तो कोई आदेश हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में यदि वो जाता है तो ये तो आदेश रद्द भी कर सकता है। और दूसरा, यदि हाई कोर्ट से या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मामला नहीं संभाला जा रहा है तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित भी कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोनों केस में क्या हो सकता है, बात हो सकती है। ये कौन सा है, उत्प्रेषण यानी चौथे नंबर की क्या हो गई, रीट हो गई। रीट नंबर 5वीं, अधिकार परीक्षा यानी क्यूटो वारंटो। क्या इसको क्या बोलते हैं, क्यूटो वारंटो बोलते हैं, क्यूओ वारंटो। सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले से पूछताछ। ये कौन सी रीट है, अनुच्छेद नंबर 32 की 5वीं रीट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी। इंपॉर्टेंट क्या है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निर्देशक के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 36 में क्या है, डीपीएसपी की परिभाषा है। अनुच्छेद नंबर 37 क्या है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। आगे वापस अनुच्छेद 37 में क्या है, इसके बारे में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्या है, अनुप्रयोग है। 36 में क्या है, डीपीएसपी की परिभाषा है। 1939 ए, अनुच्छेद नंबर 39 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 39 ए के बारे में क्या दिया गया हुआ है, तो देखो क्या दिया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। एक तो सबसे पहले ये कि जो न्याय जो होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल समान होगा। क्या दिया गया है, न्याय जो होगा वो बिल्कुल क्या है, समान होगा, जो कि नहीं होता हम सभी को जानते हैं, लेकिन दिया गया तो हमको क्या है, पढ़ना है। तो समान न्याय और क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता। मतलब तुमको कानूनी सहायता लेनी है तो कैसे मिलेगी, तुमको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। ये किसमें दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 39 ए में दिया गया है। किसके अंदर दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 39 ए में दिया गया है। अगला कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40 में किसका वर्णन है, ग्राम पंचायतों का गठन। किसका गठन दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन। किसके अंदर है, अनुच्छेद 40 के तहत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके अंदर में क्या है, अनुच्छेद नंबर 41, कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। हमें क्या है, कुछ मामलों में काम करने की, कुछ मामलों में कुछ काम करना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का क्या है, हमें अधिकार है। 43 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद नंबर 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अनुच्छेद नंबर 44। अब देखो अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद नंबर 44 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन बोल रहा है, अनुच्छेद नंबर 44, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत। यूके, गोवा, यहाँ पे क्या है, समान नागरिक संहिता क्या हो गई है, लागू हो गया। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो गया, लागू हो गया। इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 के तहत क्या है, यूनिफॉर्म
सिविल कोड। 45 में क्या है इंपॉर्टेंट है 45 भी, इसमें क्या है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। इसमें दिया गया है आपका अनुच्छेद अनुच्छेद 45 में क्या दिया गया है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 46 अनुसूचित जाति यानी एससी एवं एसटी यानी जनजाति और ओबीसी के शैक्षिक अधिकारों के आर्थिक हितों का क्या है बढ़ावा देना है। ये कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है, अनुच्छेद नंबर 46। मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 47 तो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा जन स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का क्या है कर्तव्य है। ये कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है, अनुच्छेद नंबर 37 बोल रहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल जो बनते हैं वो बनते हैं आपको अनुच्छेद नंबर 48 से 50। कहां तक बनते हैं 48 से 50 आपके क्या है बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है आपके और यहाँ से 48 से 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 48 में क्या है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, क्या है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 49 में क्या है स्मारक, कौन सी स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक जो होती है, जो किले हो गए, ठीक है पुराने किले हो गए राजा महाराजा के, कोई स्मारक हो गए, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, किले हो गए, ये सारे क्या है स्मारक और प्राकृतिक महत्व के स्थानों को क्या करना है, वस्तुओं को क्या करना है संरक्षण करना है, उनको बचा कर रखना है, उनको हानि अपन को नहीं पहुंचानी है। अनुच्छेद नंबर 20 क्या बोल रहा है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, क्या है कार्यपालिका का न्यायपालिका से क्या है पृथककरण है। इसका संबंध किससे है आपका अनुच्छेद नंबर 50 से है। अनुच्छेद नंबर 51 क्या है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना अपन को बढ़ावा देना है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद नंबर 51 के तहत इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है 4A आपके मौलिक कर्तव्य। 4A में किसका दिया है भाग 4 में किसका वर्णन आपके मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में वर्णन आपके है अनुच्छेद नंबर पार्ट भाग 4A में, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कौन से अपने मौलिक कर्तव्य है। अपने कर्तव्य मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य ये नहीं है हमको एक शिक्षा प्राप्त करनी है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में नौकरी प्राप्त करनी है और नौकरी प्राप्त करने के बाद हमको हमारा घर चलाना है, 20 बच्चों को पालना है, दैट्स ऑल, वो हमारा कर्तव्य नहीं है। उसके अंदर वो तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन उसके अलावा राज्य हमारे देश के प्रति भी हमारा क्या होने चाहिए कर्तव्य होना चाहिए, कुछ कर्तव्य हमको होने चाहिए जो भारतीय संविधान में क्या है लिखे गए हैं, वो कर्तव्य तो हमको होने ही चाहिए। सबसे पहली बात करूं मैं तो हमको क्या करना है, पहला कर्तव्य कौन सा है भाग 4A में कम है संविधान का पालन, यानी हमको क्या करना है संविधान का पालन करना है, जिसमें संविधान राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा और राष्ट्रगान यानी जन गण मन का क्या करना है हमको आदर करना है। स्वतंत्रता आंदोलन के आदेश मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन करने जो आपको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको क्या करना है आपको पालन करना है। अगला कौन सा है एकता व अखंडता, मतलब भारत की संप्रभुता एकता व अखंडता की क्या करना है हमको रक्षा करनी है, क्या करना हमको रक्षा करनी है, ये भी हमारा क्या है मौलिक कर्तव्य है। अगला कौन सा है देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना आह्वान के लिए आह्वान की जाने पर सेवा करना, यानी देश की हमें क्या करना है रक्षा करना है। अब जरूरी नहीं है कि आप देश की सेवा आप बॉर्डर पे जाके ही कर सको, जरूरी नहीं है कि आप जो दुश्मन से लड़ना है तो आप बॉर्डर पे जाके दुश्मन से लड़ सकते हो, नहीं, आप घर के अंदर रह करके भी एक राज्य के अंदर रह कर भी अब क्या है आप क्या कर सकते हो अपने देश की क्या कर सकते हो सेवा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहली बात तो हमको क्या है हमारा राष्ट्र आपको बताया मैंने आपको संविधान को हमको मानना है, कोई फालतू की माथापच्ची नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, शांति से रहना है हमको देश के प्रति क्या होना चाहिए एक अच्छी भावना होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रगान की हमको क्या करना है आदर करना है, राष्ट्र तिरंगा की आदर करना है हमको, उसके बाद में क्या है देश में गंदगी नहीं फैलानी है, हमको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ये भी क्या है देश की तरह क्या है सेवा है। पढ़ लिख कर एक अच्छा आप साइंटिस्ट बनो, आप आईएएस बनो, यूपीएससी क्लियर हो, आईएएस बनो, आईआरएस बनो, कहने का मतलब अपना तो अच्छा हित करो, अपने हितों के साथ साथ में देश का भी हित के लिए में कुछ करो, तो अपने घर के अंदर रहकर भी अपने राज्य के अंदर भी रह करके आप क्या कर सकते हो देश की सेवा कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप देश के बॉर्डर पर जाकर के देश की सेवा कर सकते हो। अगला कौन सा हो गया भाईचारा, भाईचारे के साथ हमको रहना है, मिश्रित संस्कृति गौरवशाली परंपरा की क्या हमको संरक्षण करनी है, मतलब संपर्क रखना है, प्राकृतिक पर्यावरण जीव वन्य जीव जो है पशुपालन जो हो गया हमको क्या करना है हमको रक्षा करनी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा, मैंने आपको बताया दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए वैज्ञानिक होना चाहिए हमको। यदि आप साइंस से बिलोंग करते हो,
साइंस फील्ड से बिलोंग करते हो तो कुछ ऐसा इन्वेंशन करो जिससे क्या हो, देश का भला हो, तो वो भी क्या देश की रक्षा है एक तरह से। व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कर्ष, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना, शिक्षा का अवसर, ठीक है, ये सारे क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पार्ट 5 यानी यूनियन यानी संघ, ठीक है। कौन सा है? 52 से 151, 52 से 151। इसमें आपके लगभग सभी अनुच्छेद क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कौन सा हो गया? भारत के राष्ट्रपति होंगे, ऐसा किसके अंदर दिया गया है आपका? अनुच्छेद नंबर 52 के अंदर किसका वर्णन है? भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। भाग नंबर अनुच्छेद नंबर 53 में किसका है? संघ की कार्यकारी का शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति में राष्ट्रपति की संघ की कार्यकारी शक्ति किसके अंदर है? अनुच्छेद नंबर 53 के तहत है। राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव जो होगा उसका वर्णन किसके अंदर है? अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर वर्णन है। किसके अंदर वर्णन है आपका? अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर इसका क्या है? वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसके अंदर है? 61 के अंदर है। और जो उसका नोटिस पीरियड होता है वो कितना होता है? 14 दिनों का। ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं कि महाभियोग जो चलाते हैं उसकी नोटिस होती है वो कितने दिन पहले देनी होती है? 14 दिन पहले देनी होती है। ये तो हो गया भारत के राष्ट्रपति के बारे में हो गया। किसके बारे में बात हो गया? भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात होगी। अब मैं बात करूं भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, यानी कौन सा हो गया? वाइस प्रेसिडेंट हो गया। इसके बारे में इसका क्या है उल्लेख? अनुच्छेद नंबर 63 में है। भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, देखो मेरे साथ नजर आओ। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 63, राष्ट्रपति अनुच्छेद नंबर 52 राष्ट्रपति होंगे और 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 मैं बात करूं उनके चुनाव की, किसमें है? 66 में। मैं बात करूं उनके चुनाव की, इनके चुनाव किसके अंदर? आपके 54 के अंदर। किसके अंदर है? 54 के अंदर। ध्यान रखना, ध्यान से, यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग है। समझे नहीं? समझे बोलो, समझे नहीं? समझे बोलो, समझ गए? राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद नंबर 52, राष्ट्रपति के चुनाव 54। यहाँ पे क्या है? 52 + 2 54। उपराष्ट्र की बात करूं 63 में दिया गया +3, यहाँ पीछे 2 है तो 2 + 2 करो 4 आएगा, 3 है +3 करो 66 में क्या हो गया? उसका चुनाव हो गया। किसके चुनाव? उपराष्ट्रपति के चुनाव। ट्रिक से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति की संविधान शक्ति है किसमें? अनुच्छेद नंबर 72 में। इंपॉर्टेंट है। संविधान शक्ति है मतलब क्या है? जैसे बात करूं मैं, किसी को कोई सजा होती है, चाहे वो आपकी मैं बात करूं फांसी की सजा हो गई तो फांसी की सजा को क्या कर सकते हैं? वो उम्र कैद में क्या कर सकते हैं? समाधान मांग सकते हैं। या किसी को उम्र कैद हुई है तो कुछ वर्ष कम कराने, मतलब कहने का मतलब कि कुछ सजा कम कराने की, समाधान करने की, क्षमा क्या हो जाती है? समाधान करना, मतलब सजा को क्या करने की? कम करने की शक्तियां किसी पास में होती है? आपकी राष्ट्रपति के पास में होती है। याद कैसे रखना है? तो अपन किसी के पास जाते हैं हेल्प करने के लिए, अपन क्या बोलते हैं? मेरा साथ दो, है ना? क्या बोलते हैं अपन? मेरा साथ दो। साथ दो मतलब क्या? बहुत साथ दो। राष्ट्रपति को क्या बोल रहे हैं? हमारा साथ दो, मतलब समाधान की शक्तियां किसने हो गई? अनुच्छेद नंबर 72 में हो गई। अनुच्छेद नंबर 74 में क्या बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करेगी। मतलब कि किसी मामले में यदि राष्ट्रपति को क्या करनी है? सहायता और सलाह देनी है तो मंत्रिपरिषद क्या करेगा? उसको सहायता प्रदान करेगा राष्ट्रपति जी को, और क्या कर सकती है? सलाह प्रदान कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 76 वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारत के क्या होंगे? अटॉर्नी जनरल। क्या होंगे? अटॉर्नी जनरल होंगे। इसका वर्णन क्या है? अनुच्छेद नंबर 76 में। अनुच्छेद नंबर 79, 80, 81 क्या है? 79, 80, 81 याद है? क्या है? 79, 80, 81 देखो यहाँ पे। अनुच्छेद नंबर 79,
अनुच्छेद नंबर 80, अनुच्छेद नंबर 81। इसे याद रखना है अपन को। कौन सी बाई? सरला बाई। कौन सी बाई? सरला बाई। कौन सी बाई? सरला। अरे बोलो मेरे साथ में, अरे बोलो में लाल डालियो। कौन सी? कौन सी बाई? सरला बाई। कौन सी बाई? सरला बाई। कौन सी बाई? सरला बाई। स से क्या हो गया? संसद। क्या हो गया? संसद। र से क्या हो गया? राज्यसभा। क्या हो गई? राज्यसभा। ला से क्या हो गया? लोकसभा। अनुच्छेद नंबर 79, स से संसद, संसद का वर्णन सीधा याद रखना। राज्यसभा का वर्णन या गठन, लोकसभा का गठन। 79, 80, 81, 79, 80, 81। कौन सी बाई आई? स र ला। स से संसद, र से राज्यसभा, लो से लोकसभा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे 79 संसद का संविधान होगा और संसद का वर्णन। 80 में राज्यसभा की संरचना यानी गठन। 81 में लोकसभा की संरचना यानी गठन। तो स र ला किसकी बात हो गई यहाँ पे? स र ला किसकी बात हो गई? स र ला। स से संसद, स से संसद का संविधान, 80 से राज्यसभा का गठन और 81 से क्या हो गया आपका? लोकसभा का गठन हो गया। समझे? बोलो समझे? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे बोलो ना, आगे बढ़े। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, वापस वापस आओ, वापस आ जाओ। चलो 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 चलो। देखो हमेशा जरूरी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक टक देख ले, एक टक वीडियो देख ले, या हमारी जो एनर्जी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जब पढ़ने बैठे हैं सुबह, तब हमारी ऐसी होती है एनर्जी कि हम सारा दिन में 18 से या 15 से 14 से 18 अपन घंटे क्या कर लेंगे? पढ़ेंगे। लेकिन वो दोपहर आते आते ऐसा होता है कि सारा 3-4 घंटे, 2-4-6 घंटे पढ़ लिया तो बहुत हो गया। वही रात को आते आते ऐसा होता है कि 3 घंटा पढ़ लिया, अब तो 3 से 4 घंटा पढ़ लिया, अब तो क्या हो गया? दिन हमारा क्या हो गया? एंड हो गया। तो एनर्जी क्या होती है हमारी? क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है हमारी? कम हो जाती है। समझे? तो उस एनर्जी को हमको क्या करना है? कम नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है एनर्जी क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है, पढ़ने का मन नहीं लगता है। देखो दोस्तों क्या होता है, आप कितना भी पढ़ते हो, मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं। हम पढ़ते हैं, हम रात दिन एक करते हैं, रात दिन एक करते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारा मन जानता है हम कैसे पढ़ते हैं। कई बार हम हमारे जो सपने होते हैं, शादियों में दोस्तों की शादियां होती है, घूमने जाना, तो वो भी छोड़कर हम क्या करते हैं? रात दिन एक करके क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। लेकिन 0.75 से भी एग्जाम में रह गए ना, कैसे से 0.75 नंबर से भी एग्जाम में रह गए ना, तो यही गिना जाएगा कि आपने पढ़ाई नहीं की। आपके घर वाले, आपके पड़ोसी यही बोलेंगे कि पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए तो क्या हो गया? यहाँ पे फेल हो गया। समझे बात को? तो पढ़ाई आपने की या नहीं की जब भी देखा सकता है। जब आप एग्जाम में क्या होते हो? पास होते हो। आप एग्जाम में पास नहीं हुए हो तो आपने क्या, लोग क्या समझेंगे? आपने पढ़ाई नहीं की। भले आप 0.75 से आपने रात दिन एक किया है, आपने किसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? आपने पढ़ाई नहीं की। समझे बात को? समझे? और लड़की तो खैर पढ़ाई कर लेती है, लड़कों का पढ़ना एक कुछ एज के बाद में क्या है? बहुत ही टफ होता है। हाँ, शायद आपकी फीलिंग्स मैं समझते हो सकता हूँ और मेरी फीलिंग्स आप समझ सकते हो। तो खैर बहुत सी बातें बाद में करेंगे। अपन आते हैं अनुच्छेद नंबर 83 के अंदर। सदन, संसद के सदनों की क्या है अवधि के बारे में किसका दिया गया? आपके अनुच्छेद नंबर 83 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 93 में किसका वर्णन है? आपके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे उसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद नंबर 93 यानी 13 के अंदर उसका वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 105 में क्या है? संसद के सदन की शक्तियां और विशेष अधिकार आदि। 108 इंपोर्टेंट है। 108 इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की क्या है? एक संयुक्त मीटिंग ले सकते हैं। एक संयुक्त मीटिंग या संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान या बुला सकते हैं। कौन बुला सकते हैं? किसके पास में उनके पास में ताकत होती है? राष्ट्रपति के पास में ताकत होती है। लोकसभा और राज्यसभा क्या है? संयुक्त बैठक
करना क्या है? संयुक्त बैठक किसकी? राज्यसभा प्लस लोकसभा की क्या है? ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 108 के तहत, 108 के तहत। और कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति की पावर होती है संयुक्त बैठक बुलाना, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं करते हैं। कई बार क्वेश्चन ये होता है कि जो संयुक्त बैठक होती है 108 के तहत, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो हम सब लोग क्या करते हैं? हम सब लोग क्या करते हैं? इस बहकाव में आकर कर कि राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? बुलाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है राष्ट्रपति क्या करते होंगे? उनकी अध्यक्षता करते होंगे। यस और नो? यस और नो? लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हमेशा लोकसभा के स्पीकर ही करेंगे। लोकसभा के कौन करेंगे? स्पीकर। वर्तमान स्पीकर कौन लोकसभा के? कौन है? ओम बिरला जी। तो ये क्या करेंगे? इस संयुक्त मीटिंग की क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करेंगे। उनके पास में केवल शक्ति होती है कि स्वयं मीटिंग बुलाने का, लेकिन अध्यक्षता हमेशा कौन करेंगे? ओम बिरला जी करेंगे। कौन करेंगे? ओम बिरला जी करेंगे। समझे? मुझे बोलो, अरे समझे? याद रहेगा बराबर। तो 108 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति होती है। किसकी शक्ति होती है? राष्ट्रपति की। किसकी शक्ति होती है? लोकसभा और राज्यसभा को क्या है? संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है। लेकिन अध्यक्षता वो नहीं करते हैं। अध्यक्षता किसके पास में होती है? लोकसभा के स्पीकर। यानी हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी है। कौन है? ओम बिरला जी है। वो किसी की अध्यक्षता करते हैं? ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं, जो किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 110 फिर से इंपोर्टेंट है आपका। यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट लगा दे रहा हूँ आपके। कौन कौन से इंपोर्टेंट है यहाँ पे देखो। 83, 93, 105, 108, 110, 112, 124, 125 और 129। देखो 1 पढ़ लिया। 110 में क्या है? धन विधेयक यानी मंदी बिल की परिभाषा संबंधित, यानी कोई धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, इसकी परिभाषा कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 110 के अंदर क्या है? धन विधेयक से परिभाषा की संबंधित है। 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय। देखो यहाँ फिर से गलत लिखा हुआ है। बजट का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। इसका उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका उल्लेख है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको अपन क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 112 में, जो कि क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। तो किसके अंदर, कौन से अनुच्छेद के तहत उसका वर्णन है? अनुच्छेद नंबर 112 के तहत इसका क्या है? वर्णन है। अनुच्छेद नंबर 124 क्या बोल रहा है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। किसकी स्थापना? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा कौन सा हो गया? हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 124। कुछ किसके अंदर है? अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 124 है। कौन सा है? 124। मैं बात करूं हाई कोर्ट की तो कौन सा? अनुच्छेद नंबर 214। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। 124 में और 214 में क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? अब देखो, आपको ये तो याद रहेगा ना, 124 और 214 याद रहेगा, लेकिन कौन सा किसका वो याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए अपन को सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं आपको। देखो, दोनों में से बड़ा कौन सा लगता है? हाई मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। हाई मतलब क्या होता है? बड़ा लगता है कि लगता है आपको? बोलो, बड़ा लगता है। हाई मतलब बड़ा लगता है आपको। तो 124 से 214 में से हाई कौन सा है आपका? हाई कौन सा है? 214 है। तो मतलब जो हाई है वो हाई कोर्ट, वो लो कोर्ट नहीं है तो हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन याद रखने का जस्ट ट्रिक है कि 214 और 124 में हाई कौन है? 214 है। 214 किसका हो गया? हाई कोर्ट का हो गया। तो 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की
स्थापना या गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 129 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख क्या हो गया, न्यायालय हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय होगा। इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद नंबर 129 में इसका क्या है वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इंपोर्टेंट, अनुच्छेद नंबर 141 कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट होगा वो अन्य सारे जितने भी कोर्ट है आपके, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके ऊपर वो क्या होगा, बाध्य होगा। क्या होगा, बाध्य। मतलब इन्होंने बोल दिया, इनको क्या है, मानना पड़ेगा। क्या है, मानना पड़ेगा। किसके अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद कौन से तहत बोलो, अनुच्छेद 141 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 141 के तहत। क्या क्या है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या होगा, सभी न्यायालयों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा, और सभी न्यायालयों को क्या करने का, मानना पड़ेगा। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई दे दिया आदेश तो उसको आदेश को क्या करने का, सभी न्यायालयों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये कौन सा, अनुच्छेद नंबर 141 के तहत इसका प्रावधान दिया गया है। मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 148, बहुत इंपॉर्टेंट है 148। क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं अपन कैग। क्या बोलते हैं, कैग। इसका वर्णन किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 148 के अंदर इसका वर्णन है। तो कैग का वर्णन किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 148 के अंदर। और उस कैग का जो कर्तव्य है और शक्तियों का वर्णन किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 149 में है। किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 149 में किसका वर्णन है, कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में वर्णन है। अगली बात करें, अगला देखो यहाँ पे अगली किसकी बात कर रहा हूं, अगली की बात कर रहा हूं मैं, भाग 9। भाग 9 में क्या है आपका, कौन सा केस, भाग 9 किस बात की थी अपन ने, पंचायत की बात की थी। किसकी बात की थी अपन ने, पंचायत की बात की थी। ठीक है, पंचायत की बात करती तो 243A अनुच्छेद नंबर 243A में किसका गठन है, ग्राम सभा का गठन है। जो ग्राम सभा होती है, सरपंच होता है ना, उस ग्राम सभा का गठन किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 243A में है। फिर पंचायतों का गठन, जो पंचायत होती है आपके गांव में, पंचायत में क्या होता है, सरपंच होता है, पंचायत के चुनाव होते हैं, ये सो नहीं। तो पंचायत का गठन किसके अंदर है, 243B। किसके अंदर, 243B। 243A में तो किसका गठन है, ग्राम सभा का गठन है, और 243B में किसका गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन है। फिर भाग 12, भाग 12 में क्या है आपके, दो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, 266 एंड 267। कौन सा है, 266 देखो कौन सा है, 266 और 267। 266 मतलब 266 में किसकी बात की है, समेकित नीति और सार्वजनिक लेखा नीति, मतलब कौन से फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड किसके अंदर है, 266 के अंदर। वही बात करूं मैं 267 267 में, तो कौन से फंड है, कॉन्टिजेंसी फंड। कौन से है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 267 में कौन से है, भारत के आकस्मिक निधि, यानी कॉन्टिजेंसी फंड की जो बात की वो बात की 267 में। लेकिन बात करो कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड की, तो किसमें है, वो 266 में है। ठीक है, दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन, वित्तीय जो आयोग होता है, वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग, उसका गठन या उसके बारे में परिभाषा किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 280 के तहत। और 300A जो संपत्ति का अधिकार है, जो पहले कौन सा था आपका, मौलिक अधिकार था। पहले कौन सा अधिकार था, मौलिक अधिकार था। मैंने आपको बताया था कौन सा अधिकार था, मौलिक अधिकार था। कौन सा अधिकार था, मौलिक अधिकार था। जो मौलिक अधिकारों में से 44वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, 1978 को हुआ था, 1978 को हुआ था। इसके तहत इसको मौलिक अधिकार से हटाकर क्या कर दिया, संपत्ति का अधिकार भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 301 के तहत क्या कर दिया, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा हो गया, 312 315 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, लगभग ये सारे इंपॉर्टेंट है। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS RPS IPS, इनकी सारी जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, इसके बाद क्या की गई है आपकी 312 अनुच्छेद 312 में।
वही बात करूं मैं राज्यों की पब्लिक सर्विस जो पीसीएम बोलते हैं, पीसीएस एग्जाम जो बोलते हैं, आरएस हो गया, आरपीएस हो गया, जो राज्य के एग्जाम्स होते हैं वो सारे किसके हो गए आपके अनुच्छेद नंबर 315 में। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 और राज्यों की जो सर्विसेज होती है आरएस आरपीएस हो गया वो किसके अंदर हो गया 315 के अंदर। पीसीएस एग्जाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीसीएस, ठीक है। फिर लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद नंबर 320। उसका 324 में क्या है, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित में होगा। ये किसका वर्णन है, इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 324 में है। 338 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एससी एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग, किसके लिए, अनुसूचित जाति यानी एससी और जनजाति यानी एसटी के लिए क्या है, राष्ट्रीय आयोग है। 340 में क्या है, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति, मतलब पिछड़े वर्ग जो है उनकी स्थिति जानने के लिए उसके लिए क्या है, जांच की एक आयोग, जांच के लिए क्या होगा, एक आयोग क्या बनाया जाएगा। तो आयोग की नियुक्ति किसके अनुच्छेद कितना होगी, अनुच्छेद नंबर 340 के अंदर होगी। क्या होगी, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए क्या होगा, आयोग बनेगा, उसकी नियुक्ति करना। 343 में क्या है, संघ की आधिकारिक भाषा, संघ की जो आधिकारिक भाषा है इसका वर्णन कहाँ है, 343 में है। 345 में क्या है, किसी राज्य की आधिकारिक भाषा है, किसी राज्य की क्या है, आधिकारिक भाषा होगी या भाषा होगी, इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद नंबर 345 में है। 348 क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसके बारे में जो वर्णन है उसके अनुच्छेद नंबर 348 में है। और 351 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर किसके बारे में दिया गया है, हिंदी भाषा के विकास के बारे में दिया गया है। निर्देश जो होते हैं वो हिंदी भाषा के विकास के निर्देश जो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद नंबर 351 के अंदर इसका क्या है, वर्णन है। समझ गए, बोलो। देखो कुछ लाइन बची है, क्या है, अनुच्छेद नंबर 352 में क्या है, आपातकाल की घोषणा, मतलब नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी ये क्या है, 352 क्या है आपका, इमरजेंसी। 356 क्या है आपका, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन। किसी स्टेट में क्या हो गया, वहां की तत्कालीन जो सरकार है वो यहाँ पे अच्छे से नहीं कार्य कर पा रही है, कुछ दंगे हो रहे हैं, तो वहां पे क्या लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उसका पूरा कंट्रोल किसके पास में आ जाता है, प्रेसिडेंट के पास में आ जाता है, उसके तहत अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद नंबर 360 किसके बारे में वर्णन करता है, वित्तीय आपातकाल। किसकी बात करता है वो, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, एक भी बार नहीं लगा है। बाद में एक बार कौन सा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। फिर अनुच्छेद 368 किसका वर्णन करता है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां। अब देखो बन पड़ता है संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन की शक्तियां किसके पास में होती है, सदन की संसद के पास में होती है। किसके पास में होती है, किसके पास में होती है, बोलो किसके पास में होती है, संसद के पास में होती है। किसके पास में होती है, संसद के पास में। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 368 के तहत किसी भी बिल में या किसी संविधान में वो क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 368 के तहत। 370 हट गया है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 371 है, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए थे, अनुच्छेद 371 ए में। 371 ए में। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको जितने भी अनुच्छेद जो इंपोर्टेंट मैंने आपको बताए हैं तो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप इस वीडियो को या तो अपने नोट्स उतार लिए हैं तो नोट्स को रिवाइज कर लो, ये नोट्स नहीं उतारे हैं आपने तो फटाफट इस वीडियो को क्या कर दो, फास्ट फॉरवर्ड में 2x में एक बार और देख लो, 1.5x में एक बार और देख लो, जिससे क्या हो जाएगा आपका सारा एक बार रिविजन हो जाएगा। और आपने उतार लिए हैं इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद मैंने आपको बताए हैं वो आपने उतार लिए हैं, तो रोज का आप या 2 दिन में यदि एक बार भी आप पढ़ोगे ना तो विद इन 15-20 डेज में आपको क्या हो जाएंगे, सारे अनुच्छेद क्या होंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, इसमें हम क्लास की पीडीएफ वगैरह जो हम अपलोड करते रहते हैं, इसका अपना ये स्कैनर भी लगा हुआ है। इंस्टा पे जरूर जुड़िएगा, इंस्टा से क्या होता है कई बार हम और आप कनेक्ट हो पाते हैं, तो इंस्टा पे भी जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, दोस्तों के साथ में क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो बस अपन जो कल पढ़ेंगे, हाँ अपन जो अगला जो लेक्चर होगा हमारा, कल का जो लेक्चर होगा, कल का लेक्चर मैं आपको लिख देता हूँ,
कल का लेक्चर, कल का लेक्चर वो होगा आपका संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। डाइव असिस्टेंट जेडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 से 2 नंबर के साथ में फिर से कल जुड़िएगा। आपके 1 से 2 नंबर में क्या कराऊंगा, आपके पक्के करा दूंगा, जो कहां से बनते हैं, आपके संविधान संशोधन में से हर बार बनते हैं। यहाँ से क्या होगा, 1 से 2 नंबर में क्या होगा, बिल्कुल पक्के कर दूंगा। तो कल का अपना टॉपिक रहेगा संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।